Students, I am science teacher Sanabano. Now we discuss chapter number 15, some natural phenomena. मॉड्यूल 4 लाइटनिंग एंड थंडर। इस मॉड्यूल में हम लाइटनिंग एंड थंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। जब रेन होती है, बारिश होती है, तो लाइटनिंग होती है और फिर साउंड हमें सुनाई देता है, थंडरिंग होती है ना, बादल गरजते हैं। वो कैसा होता है फिनोमिना, वो नेचुरल प्रोसेस कैसी होती है, इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे। इस एनिमेशन के थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। एनसीईआरटी साइंस करंट, जितने भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे गीजर हो, चाहे ओवन हो, चाहे टोस्टर हो, इसके अंदर चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इस फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपको पता ही है कि वाटर जो है हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अगर आप दो कंटेनर्स को लीजिए, एक कंटेनर को ऊपर रखिए हाइट के ऊपर, और एक कंटेनर को लोअर लेवल पे रखिए ग्राउंड के ऊपर, और दोनों को कनेक्ट करिए पाइप से। दोनों कंटेनर में पानी है और कोई नल नहीं इसके अंदर, तो आप देखेंगे कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जा रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। समझ आइए आपको? और ये तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों कंटेनर के अंदर पानी का लेवल सेम ना हो जाए। समझ आए आपको? इसी तरह अगर एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट किया जाए थ्रू अ कंडक्टर, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडीज के अंदर इक्वल चार्ज ना हो जाए। कंसेप्ट तो वही हुआ जो पानी का था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कब तक मूव करता है? जब तक कि दोनों बॉडीज के अंदर चार्ज इक्वल ना हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, चार्ज बॉडी से ही अनचार्ज बॉडी तक चार्ज मूव करता है। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यूसली मूव करवाना हो वायर के अंदर, तो आपको इलेक्ट्रिक सेल या जनरेटर की जरूरत होती है। इसको हम डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपने अभी तक क्या समझा? अभी तक आपने समझा कि चार्ज जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। नंबर 2, ये चार्ज तब तक मूव करता है जब तक दोनों के अंदर सेम चार्जेस ना हो जाए, इक्वली चार्ज ना हो जाए तब तक। और तीसरी बात क्या समझी? कि जो फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। समझ आया क्या आपको? व्हेन अ चार्ज बॉडी is connected to an uncharged body through a conductor, the electric current flows until the two bodies are equally charged, and the flow of charge is described in terms of electric current. तो चलिए आगे पढ़ते हैं। स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। आपको मालूम होगा कि लाइटनिंग के बारे में आप बहुत कुछ पता है आपको, पर पुराने जमाने के अंदर जब लाइटनिंग होती थी तो लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि लाइटनिंग हो क्यों रही है। कई लोग तो ये समझते थे कि ये भगवान का प्रकोप है, श्राप है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, 1752 में मालूम करने की कोशिश की कि लाइटनिंग का रिलेशन इलेक्ट्रिसिटी के साथ है कि नहीं है। उसने एक एक्टिविटी करी थी जिसको हम फेमसली बोलते हैं काइट एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? काइट एक्सपेरिमेंट। इस एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट में उसने अपने बेटे विलियम का भी साथ लिया। इस एक्टिविटी में उसने क्या करा उसको समझते हैं। उसने एक काइट ली और इस काइट को उसने सिल्क स्ट्रिंग के साथ बांधा, और इस सिल्क स्ट्रिंग के एंड को एक आयरन की यानी आयरन की चाबी के साथ बांधा। किसके साथ बांधा उसने? आयरन की यानी आयरन की चाबी के साथ। इस आयरन की के साथ उसने एक मेटल वायर बांधा, और इस मेटल वायर के लास्ट एंड को लेडन जार के अंदर डाल दिया। लेडन जार क्या है? ये एक कंटेनर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर किया जाता है। जैसे आप बैटरी में आप चार्ज स्टोर करते हो ना, लेडन जार एक बैटरी का जैसा ही काम कर रहा है। तो पहले क्या लिया उसने? एक पतंग ली। पतंग को किससे अटैच करी उसने? सिल्क स्ट्रिंग के साथ। सिल्क स्ट्रिंग के एंड को किससे बांधा उसने?
आयरन की के साथ। आयरन की को उसने एक मेटल वायर से बांधा और इस मेटल वायर को उसने कहाँ इंसर्ट किया? लेडन जार के अंदर, ताकि कोई भी चार्ज आएगा वो इस लेडन जार के अंदर स्टोर हो जाएगा। जब स्काई के अंदर अंधेरा छा गया और थंडरस्टॉर्म आने वाला था, तो उसने इस की को सिल्क रिबन के साथ अटैच कर दिया और इस सिल्क रिबन से पतंग को उड़ाना शुरू कर दिया। उसने क्या उड़ाना शुरू कर दिया? पतंग को। किसके सहारे? सिल्क रिबन के साथ। जब पतंग आकाश में उड़ने लगी तो वो अपने बेटे के साथ एक शेड के अंदर चला गया ताकि वो गीला ना हो। जब एक स्टॉर्म क्लाउड इस फ्रैंकलिन की काइट के पास से गुजरा तो इस क्लाउड का नेगेटिव चार्ज लीक करता हुआ उसके पतंग में, इसके पतंग से होता हुआ स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग से होता हुआ ये चार्ज की तक और की से होता हुआ लेडन जार के अंदर चला गया। फ्रैंकलिन को कोई असर इसलिए नहीं हुआ इस इलेक्ट्रिक चार्जेस का, क्योंकि वो जो है किससे उसने पकड़ी हुई थी? एक सिल्क रिबन से, जो कि वो गीली नहीं थी, जिसकी वजह से उसको कोई चार्ज का शॉक नहीं लगा। अब फ्रैंकलिन ने क्या करा? की को टच किया। जैसे उसने की को टच किया तो देखा कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगा? क्योंकि की में जो नेगेटिव चार्ज थे वो जैसे ही फ्रैंकलिन ने टच किया वो नेगेटिव चार्ज उसकी बॉडी तक पहुंच गए, जिसकी वजह से उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा। तो फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव किया कि लाइटनिंग जो है एक्चुअली क्या है? एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। क्या प्रूव किया? कि लाइटनिंग जो है वो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है और ये इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो आकाश से ग्राउंड तक आई है। फ्रैंकलिन ने आगे जाकर लाइटनिंग रोड और लाइटनिंग कंडक्टर को इन्वेंट किया। तो आपने क्या समझा अभी तक? फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली शोड दैट लाइटनिंग वाज एक्चुअली static electricity. He invented the lightning rod and lightning conductor, providing the lightning an alternate path to the earth. लाइटनिंग को इसने अर्थ तक पहुंचा दिया। समझ आया आपको? लाइटनिंग एंड थंडर। लाइटनिंग कैसे होती है उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। आपको पता है कि लाइटनिंग से पहले क्लाउड कैसे बनते हैं उसको समझते हैं। जब ग्राउंड हमारा बहुत हॉट हो जाता है तो ये क्या करता है? जो ग्राउंड के ऊपर की एयर होती है उसको गर्म कर देती है। ये जो वार्म एयर होती है वो राइज करती है ऊपर की ओर। जैसे एयर ऊपर की ओर राइज करती है तो वाटर वेपर होता है वो कूल हो जाता है और क्लाउड्स बनाती है। ये क्लाउड्स जब ऊपर और जाता है तो क्लाउड्स बड़ा होता जाता है। ये बड़े क्लाउड्स जब बहुत ऊपर चले जाते हैं तो टेम्परेचर वहां का इतना कम होता है कि वो फ्रीजिंग से भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये आइस ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस के अंदर। तो अब क्लाउड्स के अंदर क्या है? टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस। और ये टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस जब मूव करते हैं एक दूसरे के ऊपर तो फ्रिक्शन पैदा करता है। और आपको पता है फ्रिक्शन से क्या जनरेट होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो क्लाउड्स के अंदर क्या बन गया? इलेक्ट्रिकल चार्ज। इनिशियली कुछ नहीं होता इस क्लाउड के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये इंसुलेटर है। तो पूरे क्लाउड के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्जेस है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो लाइटर होने की वजह से क्लाउड के ऊपर होता है, यानी क्लाउड के ऊपर क्या लाई कर रहा है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और नेगेटिव चार्ज हेवियर होते हैं तो क्लाउड के नीचे की ओर मिलेंगे आपको। ये चार्जेस का एक्युमुलेशन बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि इतना चार्ज बढ़ जाता है कि एयर जो है
इसको अब रोक नहीं पाती। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के नजदीक आने से कनेक्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो आसपास की जो हवा होती है वो इतनी हीटअप हो जाती है 30,000 डिग्री सेल्सियस तक कि आकाश के अंदर एक ब्राइट ग्लो नजर आता है, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं। तो लाइटनिंग कैसे बनी है? हवा के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के मूव होने से, जिसको हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं, उसकी वजह से बनी है। इस लाइटनिंग प्रोसेस के अंदर बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है लाइट के और हीट के फॉर्म में। तो आपने क्या समझा यहां पर? नंबर 1, देयर इज अ लार्ज accumulation of charge in the cloud. Number 2, air cannot stop the charges to move now. Third, the positive and the negative charge are now connected. 4, the sudden rush of electrical charges heat up the air to about 30,000 degrees Celsius, producing a bright glow of lightning. 5, during this process, a huge amount of energy is released in the form of light and heat. The passage of electric current in air due to the movement of electric charges is called electric discharge. तो आपने समझा कि लाइटनिंग जो होती है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से होती है। A rapid flow of electric charges through the air, seen as the intense spark of electricity in the sky, is called lightning. अब लाइटनिंग के साथ आपको जोर से आवाज भी सुनाई देती है, जिसको हम थंडर बोलते हैं। थंडर कैसे आता है? जो लाइटनिंग के टाइम पे हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट जो है एयर को एक्सट्रीमली गर्म कर देती है, और जब एयर गर्म हो जाती है तो ये एक्सपेंड करती है सडनली। ये जो एयर का रैपिड एक्सपेंशन है वो डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है एयर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस, जिसकी वजह से एक बहुत ही लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है। इस लाउड साउंड को जो लाइटनिंग के टाइम बनता है उसे हम थंडर बोलते हैं। तो व्हाट इज थंडर? द लाउड साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग लाइटनिंग इज कॉल्ड थंडर। ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जिसको हम लाइटनिंग बोलते हैं, ये एक क्लाउड के विद इन भी हो सकता है, 2 क्लाउड के बीच भी हो सकता है, और एक क्लाउड और अर्थ के ऊपर जितने टॉल ऑब्जेक्ट्स है इस पे भी हो सकता है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे क्लाउड और टॉल ऑब्जेक्ट के बीच में लाइटनिंग आती है। पर इस मॉड्यूल को हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको इसके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन्स एक्सपेरिमेंट showed that lightning was actually static electricity. Franklin invented the lightning rod and lightning conductor. The passage of electric current in air due to the movement of electric charges is called electric discharge. A rapid flow of electric charges through the air, seen as intense spark of electricity in the sky, is called lightning. The loud sound produced during lightning is called thunder. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम न्यू मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं।